तो बच्चा लोग, बैक टू केमिकल काइनेटिक्स, राइट? वी हैड फिनिश्ड इन द प्रीवियस सेशन अप टू द आइडिया ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है ये मैंने आपको बताया. ऑर्डर क्या होता है भाई? आप बोलोगे सर x प्लस वाई, तो आपको मैं बोलूंगा डिफाइन कर, थोड़ा ढंग से बताओ. कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे ये x और y क्या है? इट इज, दे आर द टर्म्स टू विच द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज रेज्ड. कैन आई से दैट? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर ब्रैकेट. इसको हमने एक्स और वाई को रेज किया था. तो कोई आपको बोलेगा कि भाई ऑर्डर को डिफाइन करो, तो आप बोलोगे ऑर्डर इज नथिंग बट द टर्म्स, ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द टर्म्स टू विच द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर रेज्ड इन द डिफरेंशियल रेट लॉ. क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक हमने बात की थी. ऑर्डर कैसा होता है बच्चों? ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. ऑर्डर कैसा होता है? इनफैक्ट पूरा का पूरा रेट लॉ ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. एंड इट कैनॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स. आपको अगर मैं बोलूं कि आप प्रिडिक्ट करो, रिएक्शन को देखकर बताओ, जज करो, तो आप नहीं कर सकते हो. आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके ही दिया जाएगा, है ना? ये बात क्लियर है? ओके. नाउ राइटिंग ऑफ द रेट लॉ. हाउ टू राइट द रेट लॉ? हमने रेट लॉ का एक रिप्रेजेंटेशन देखा था लास्ट लेक्चर में, और इसे देख लेते हैं. हमने रेट लॉ का रिप्रेजेंटेशन ऐसा देखा था कि भाई रेट इज इक्वल टू के, स्मॉल के, दैट इज द रेट कांस्टेंट, इनटू concentration of reactants raised to x and y, where x and y was the order. ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन देखा था ऑफ हाउ टू राइट द रेट लॉ. बट ये कौन सा फॉर्म था रेट लॉ का? और बोलोगे सर ये डिफरेंशियल फॉर्म था. क्या था ये? डिफरेंशियल फॉर्म था, है ना? अब यही लॉजिक आप इस कंसिडर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को लगाओ. क्या है ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, करेक्ट? तो यहां पर रिएजेंट, रिएक्टेंट कौन? H2O2. प्रोडक्ट कौन? वाटर एंड ऑक्सीजन. तो क्या प्रोडक्ट को देखने का डिफरेंशियल रेट लॉ में? नहीं. किसको देखने का? सिर्फ रिएक्टेंट को. तो डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से रेट बिकम्स K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि H2O2. बोलो हाँ कि ना? अच्छा, यहां पर जब कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, वी कैन से अज्यूम दैट इट इज मीनिंग 1. यानी कि अगर मैं H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट भी डबल हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स करूंगा, रेट भी 10 टाइम्स हो जाएगा. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस, सिंपल बात है, सबको समझ में आ रही होगी. तो यहां पर यही फंडा है कि आपको जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है या रेट लॉ लिखना है किसी रिएक्शन का, तो आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हो, दैट इज द आइडिया, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल ऑफ what exactly is order, how we are going to apply its logic. Numericals will solve all together एक साथ. पहले ये खत्म करो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? AA प्लस BB गिव CC प्लस DD. इसमें रेट क्या था भाई? K, A रेस टू X, B रेस टू Y. आपने ये नोटिस किया कहीं पे भी मेरे रेट लॉ में, इस रेट लॉ के अंदर, ठीक है बच्चों, इस रेट लॉ के अंदर कहीं भी ये स्मॉल a और स्मॉल b का टर्म घुसा क्या? नहीं आया ना. बरोबर बोल रहा हूं. सिर्फ x और y है, और ये x और y तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. मतलब मैं तुम्हारे को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के कुछ बता सकता हूं क्या? इसका कोई लेना देना है क्या इस इक्वेशन में? बताओ हाँ कि ना? नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स नो. यू कांट सी स्मॉल a एंड स्मॉल b इन दिस इक्वेशन. तो यहां पर जो सम और x और y है, सम जो ये है, ये ओवरऑल ऑर्डर देता है रिएक्शन का. ऑलरेडी समझा चुका हूं. अब कुछ एग्जांपल्स, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. यू हैव टू लर्न देम एज डायरेक्ट एग्जाम्पल्स कि भाई अच्छा ये वाला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं लर्न करके जा रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है. क्या आपसे ये एक्सपेक्टेड है क्या इसको देखकर बता दो? अनलेस यू हैव लर्नड इट. तुमको किसी ने सिखाया बचपन में कि ये लो, ये रेड कलर का ये एप्पल होता है, तो तुम बोल दो ना हाँ ये एप्पल है, राइट? तुम सीख के गए हो ना. वैसे ये है भाई, H2O2 गिविंग H2O प्लस O2 इज फर्स्ट ऑर्डर. ये तुम सीख के जाओगे तो आएगा, नहीं तो डिराइव नहीं कर पाओगे वहां पे. ठीक है, प्लीज याद रखना. तो एग्जाम्पल्स को है ना बहुत अच्छे से याद कर लेना कि ये एक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके लिए मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि एग्जाम्पल याद कर लेना, ऐसे लिख देना यहाँ पे, ताकि जब आप अपने
एंट्रेंस एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इसमें इस बुक में से पढ़ रहे हो, तब ये वाला एग्जाम्पल आपने याद रख लेना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है बच्चों। क्या ऐसा कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहां पर क्या आएगा, ऊपर 1, अंडरस्टूड है ना, मैंने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है बच्चों, आप बोलोगे यस। दूसरा H2 + I2 gives 2HI, देखो यहां पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, अंडरस्टूड है ये बात। तो टोटल कितना हुआ, 1 + 1, ऑर्डर कितना हो गया 2, तो ये कैसा हो गया, सेकेंड ऑर्डर। अगेन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था, हाँ, तो ये भी एग्जांपल आपको लर्न करना पड़ेगा कि भाई आपको कोई पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम H2 एंड I2 इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, तो आप बोलेंगे सर ये सेकेंड ऑर्डर है, ये मैंने लर्न के टेक्स्ट बुक में दिया था। क्लियर हो गई बात बच्चों, इजी है। अच्छा, तो आपके सिलेबस में ना यू हैव 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। अभी वो 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की हम लोग बात करेंगे। कौन से 4 टाइप्स के ऑर्डर्स की बात करेंगे, देखते हैं, चलो। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, आपके पास कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स है, चलो देखते हैं। तो आपके सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपके सिलेबस में आपको बात करनी है 0 ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर के रिएक्शंस बहुत होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं, तो इसलिए हमारे सिलेबस में हम उनको कवर नहीं करते, ठीक है। 0, फर्स्ट, सूडो फर्स्ट एंड सेकेंड। सूडो फर्स्ट के लिए आप तुरंत ही बोल सकते हो, बहुत ही लॉजिकल है, कैन आई से दिस बिहेव्स लाइक फर्स्ट, बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का है नहीं, ये नकली फर्स्ट ऑर्डर का है। अच्छा, 0 ऑर्डर का आप बोल सकते हो, 0 ऑर्डर का मतलब x + y = 0, यहां पर x + y = 1, यहां पर भी x + y = 1, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही बिहेव कर रहा है, और यहां पर x + y = 2। ये बात तो क्लियर है, ऑर्डर 0, 1, 2 इजी। अच्छा, सवाल ये, जब मैं ऐसा लिखता हूं ना x + y = 2, तो बहुत बच्चे बोलते हैं अच्छा x + y मतलब 1 और 1, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया था 1 और 1 2, ऐसे आप देख रहे हो। पर मैंने आपको ये पिछले सेशन में भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। हैव आई मेंशन्ड दैट ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल? इज इट पॉसिबल फॉर ऑर्डर टू बी फ्रैक्शनल? बोलो हाँ कि ना, है ना, कहा था ना ये कि वो इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, बट फ्रैक्शनल हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि 2 ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन का आपको ऑर्डर 2 दिया है पर वो 1.5 + 0.5, ऐसा भी तो हो सकता था, Who knows? और 2 + 0 भी हो सकता है कि एक रिएजेंट के रिस्पेक्ट में 0 है, दूसरे रिएजेंट के रिस्पेक्ट में 2 है, ऐसा भी हो सकता है, तो भी ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर ही हुआ, है ना। तो यहां पर अगेन व्हेन यू राइट फर्स्ट, सेकेंड, सूडो फर्स्ट, ऐसे जो ऑर्डर्स लिखते हो, तो समझना है कि वो ऑर्डर जो है आपको पर जो रेट डिफाइन किया गया, जो इक्वेशन दिया हुआ है, वो पर रिएजेंट, पर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या रेशियो दिया है। ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल 2, ए के रिस्पेक्ट में 0.5, बी के रिस्पेक्ट में भी 0.5, तो टोटल कितना, 0.5, 0.5, 1। समझ रहे हो बात को? ओके, नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर? यहां पे बाजू में आप मेंशन करना, ये SAQ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डायरेक्ट। Mention the key points about order of reaction, या mention the characteristics, features of order of a given reaction। ठीक है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके दिमाग में घुस चुका है अभी, ऑर्डर कैसा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मीन्स कैनॉट बी जज्ड, कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, इट हैज टू बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आप बोलेंगे यस सर, ठीक है।
इट कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल, ये भी बता चुका हूं, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पर नेगेटिव जनरली नहीं होता, नेगेटिव जनरली नहीं होता, ठीक है ना, एटलीस्ट आपके सिलेबस में तो नहीं। ओके बच्चों, एक एग्जांपल यहां पे बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, एसिटाल्डिहाइड का डिसोसिएशन टू गिव मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कैन यू सी हियर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 3/2, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है 3/2, यानी कि 1.5 है बच्चों। तो ये फ्रैक्शनल का एकमात्र एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना। अगेन एग्जाम्पल को आप याद कर लेना, क्योंकि ये फ्रैक्शनल का एक ही एग्जाम्पल है आपके इस स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, फ्रैक्शनल का एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज 3/2 एंड दैट इज मीनिंग 1.5। तो आपको कोई पूछे डिसोसिएशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO इज एसिटाल्डिहाइड, एवरीबॉडी नोस। कोई आपको पूछे डिसोसिएशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी व्हाट ऑर्डर, तो आंसर इज 1.5। क्लियर हो गई बात? ऑर्डर 0 भी हो सकता है, जैसे कि NO2 प्लस CO gives NO प्लस CO2। यहां पर रेट एक्सप्रेशन, अब पूरा ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, यहां पर रिएजेंट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, NO2 है और CO है, और इसका रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली पाया गया, डिटरमाइन किया गया NO2⁻²। जरा इसको मैं आपको डिटेल में लिख के समझाता हूं, क्योंकि ये कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। रिएक्शन ऐसा दिया है, कंसिडर द रिएक्शन NO2 प्लस CO, NO2 प्लस CO gives NO प्लस CO2, ये दिया है ना। ओके, इसमें रिएजेंट कौन से, इसको ऐसे बोल दूं, A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो आपका रेट लॉ कैसा लिखना चाहिए आपने? आप बोलोगे सर रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A B, ऐसा रहेगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऐसा किया कि NO2 के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखना जरा, NO2 के रिस्पेक्ट में ⁻² है और आगे कुछ है ही नहीं। तो आगे कुछ नहीं है मतलब कि दूसरे रिएजेंट के रिस्पेक्ट में कितना था बताओ जरा, 0, क्योंकि मैथ्स आपको बोलता है एनीथिंग ⁻0 इज 1। मैथमेटिक्स का बेसिक आइडिया क्या, एनीथिंग ⁻0 इज 1, सीधी बात है। तो इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं। नाउ हाउ विल आई रीड दिस? व्हेन समबडी आस्क्स मी टू रीड दिस सेंटेंस, हाउ विल आई रीड? आई विल से रेट, और रादर रिएक्शन, सॉरी, आई विल से रिएक्शन is second order with respect to NO2 and 0 order with respect to carbon monoxide। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलोगे ठीक है, रीडिंग तो समझ में आ गई, सर इसका मतलब समझाओ। रीड कैसे करने का वो समझा, अभी मतलब समझाओ। तो भाई इसका मतलब क्या है कि NO2 की कॉन्सेंट्रेशन को बदलूंगा तो रेट सेकेंड पावर से बदलेगी। NO2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, रेट 4 गुना हो गई, समझे कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स किया, रेट 100 टाइम्स हो गई, 10 स्क्वायर, समझ रहे हो? हाँ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बदल दूं, रेट पे कोई फर्क नहीं आने वाला। गया दिमाग में? समझो, फिर से समझना। कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में 0 है, इस लाइन का मीनिंग क्या है भाई? मैं रिएक्शन हूं, तुम रिएजेंट हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो बोलता है भाई तू अपनी कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर ले, 40 गुना कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी आई एम अनअफेक्टेड बाय यू। कैन आई से द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय दैट कॉन्सेंट्रेशन? ऐसा बोल सकता हूं, अनअफेक्टेड इज द करेक्ट वर्ड।
Yes, and that is what is important here, unaffected. So here it shows, अब देखो ध्यान से, this shows that order of reaction with respect to NO2 is 2, with respect to CO is 0, which means the rate is independent of the concentration of CO. एकदम क्लियर. एंड ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ? 2 + 0. ओवरऑल ऑर्डर 2. क्रिस्टल क्लियर, कोई सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं. बढ़िया. लास्ट है, ओनली फ्यू रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर आर नोन. रिएक्शंस हायर देन 3 तो एकदम ही, मतलब जैसा ऑलरेडी मैंने बता दिया. तो जनरली आपको 4 टाइप कौन से पढ़ने हैं? 0, फर्स्ट, सूडो फर्स्ट और सेकंड. 4 पॉइंट, 2 मार्क, खत्म. एज इट इज लिखने. बहुत बच्चे कई बार पूछते हैं, फोन कर करके भी पूछते हो आप लोग, सर 2 मार्क के आंसर में कितना पॉइंट लिखने का? अरे भाई 4 पॉइंट लिखने का. हमेशा याद रखना, 2 मार्क के आंसर में मिनिमम 4 पॉइंट, 3 मार्क के आंसर में मिनिमम 6 पॉइंट, हाफ मार्क फॉर ईच. अगर 1 मार्क वाला 1 सेंटेंस या 1 वर्ड वाला आंसर है तो 1 सेंटेंस या 1 वर्ड इनफ है. ठीक है ना? चलो, तो ये हुआ आपका फंडा ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर के बारे में हमने सारी चीजें जान ली. ओके, अब आते हैं मॉलिक्यूलरिटी. ऑर्डर आप रिएक्शन देख के बता सकते हो क्या? आप रिएक्शन देख के ऑर्डर बता सकते हो कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सर, सही बात है. लेकिन आप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी उसको देख के बता सकते हो. कैसे? कैसे देखते हैं. क्या बोला मैंने? पहले ये देखना है कि रिएक्शन की, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं. तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क क्या है ये समझो. तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, ऑर्डर था x + y. और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? तो बहुत सिंपल है भाई, कितने मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया रिएक्शन करते वक्त, कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्ट लिया, ये क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है. चलो समझते हैं. यही रिएक्शन ले लो, ये ले लो, इसमें कितने मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया? आप बोलोगे सर एक मॉलिक्यूल NO2 का, एक मॉलिक्यूल CO का, ये दोनों आपस में पार्ट ले रहे थे. करेक्ट बात है. तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या आप रिएक्शन को देखकर इमीडिएटली बता सकते हो? हाँ, इसका ऑर्डर तो जो भी है वो एक्सपेरिमेंट बताएगा. तो बट मॉलिक्यूलरिटी आप ये देख के बता सकते थे क्या बच्चों? आप बोलोगे यस, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2. एकदम इजी. 2 मॉलिक्यूल ने पहले रिएक्शन को चालू किया सर. अग्रीड? हाँ. अब एक एग्जांपल देखो. C3H8. C3H8 is what? प्रोपेन. C3H8 is प्रोपेन ना. प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया. थर्मोडायनामिक्स बहुत कराया डिटेल में. चलो बताओ जल्दी जल्दी. 3CO2, 4H2O, 5O2, है ना? बैलेंस कर लो. बैलेंस किया. अच्छा, प्रोपेन के कितने मॉलिक्यूल? 1. ऑक्सीजन के कितने? 5. मॉलिक्यूलरिटी कितनी? 6. 6 मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया सर स्टार्टिंग में. क्या ये देख के तुम ऑर्डर बता सकते हो? नहीं भाई, ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर सर एक्सपेरिमेंटल, मेरे को नहीं मालूम. अगर टेक्स्ट बुक में दिया रहता तो मैं बताता. ऐसे बोलोगे आप. सही बात है कि नहीं? क्या ये फर्क समझ में आया सभी गधे बच्चों को? नॉन गधे बच्चों को भी समझ में आ गया? यस. ओके. गधे बच्चों को समझा तो नॉन गधे बच्चों को तो समझ ही गया होगा. सही बात है ना? तो मॉलिक्यूलरिटी हमारी यहां पर हमको दिख रहा, अंधे थोड़ी, हमको दिख रहा 1 + 5 6 है. सीधी बात है यार. चलो बताओ और एक N2 और H2. ये तो बहुत पॉपुलर है, हर बार बताता हूँ ना. ये तो सर को एक ही रिएक्शन आता है सर, हर बार यही वाला बताते हैं. क्या नाम है इसका? हेबर्स प्रोसेस. यस बच्चों. यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया? 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के. मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई बच्चों? हाँ, मॉलिक्यूलरिटी हुई. क्या ये बात भेजे में जा रही है?
इसका बताओ, देखते कितने बच्चों का ध्यान है। CH3 CHO, CH4 प्लस CO, इसका बताओ मॉलिक्यूलरिटी 1। इसका ऑर्डर बताओ। हाँ, इसका ऑर्डर 1.5 सर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एक्सपेरिमेंट करके 3/2। वेरी गुड, है ना। तो अगर ऑर्डर दिया है तो वो तो चलो हमको आइदर वी नो इट, इफ वी हैव स्टडीड इट वी नो इट, बट क्या मॉलिक्यूलरिटी के लिए मुझे कोई स्टडी की जरूरत नहीं है? क्या वो मैं जज कर सकता हूँ देख के? दैट इज माई पॉइंट दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड बच्चों, एंड आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दैट पॉइंट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो ये फंडा हमको समझा। अभी हम लोग डेफिनेशन मार्क करेंगे। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन बेसिकली रेफर्स टू हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। रिएक्शन की शुरुआत में कितने मॉलिक्यूल आए, एक दूसरे से टकराए और रिएक्शन को किक स्टार्ट किया, बस उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन है? यस, मार्क कर लो, डायरेक्ट डेफिनेशन। ओके, अगर एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा तो क्या हम लोग उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे? अगर दो होगा तो क्या हम लोग उसको बायमॉलिक्यूलर कहेंगे? अगर बहुत सारे होंगे तो क्या हम लोग उसको पॉलीमॉलिक्यूलर या मल्टीमॉलिक्यूलर बोलेंगे? तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एक रहेगा यूनिमॉलिक्यूलर हो सकते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी इज 1, बायमॉलिक्यूलर हो सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। दैट इज नॉट द कंसर्न, आर ऑफ 2 टाइप्स। द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें, केमिकल रिएक्शंस देमसेल्व्स आर ऑफ 2 डिफरेंट वैरायटीज। सॉरी, तुम गधों में से कौन मेरे को बहुत याद कर रहा है? तुम तो सब यहां पे हो। चलो, तो रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस यानी सिंपल रिएक्शंस, एक होते क्या? एलिमेंट्री रिएक्शंस यानी कि सिंपल वाले, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री वाले सिंगल स्टेप में होते हैं। किस में होते हैं? सिंगल स्टेप में। और कॉम्प्लेक्स वाले मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। क्या हमने ऐसे रिएक्शन ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव में रिसेंटली पढ़े थे? किसी को याद है? हमने SN2 को एक स्टेप में पढ़ा था, SN2, और वहां पे बोला भी था SN2 सेकेंड ऑर्डर वाला है, वो सिंगल स्टेप में हो रहा है। और SN1 को हमने 2 अलग अलग स्टेप्स में पढ़ा था, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर इंटरमीडिएट बना, फिर सेकेंड स्टेप हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर इजियर और मल्टीपल, सिंगल स्टेप वाले ज्यादा अच्छे हैं कि मल्टीपल स्टेप? अच्छे मतलब इजी है। क्या लगता है? ऑब्वियसली सिंगल स्टेप वाले ज्यादा इजी है, कौन सी बड़ी बात है ना। तो यहां पर उन्होंने वही बताया। अब देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन में दे अकर इन अ सिंगल स्टेप एंड इनको और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो हैं जिनमें बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन के सिंगल स्टेप, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। क्लियर बात हो गई? सिंपल है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, हमने सीख तो लिया, समझ लिया, पर हमारे इसमें क्या अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई होगा? क्यों जानना है हमको कि भाई एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स क्यों जानना है? तो इसीलिए जानना है कि जब मल्टीपल स्टेप्स हैं, जब मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, तो उनमें से कौन से वाले स्टेप को आप इंपॉर्टेंस दोगे, कौन सा वाला स्टेप आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा। दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
जब मल्टीपल स्टेप्स है तुम्हारे पास एक ही रिएक्शन के, तो उस रिएक्शन की रेट को डिसाइड करने वाला स्टेप कौन सा वाला है, यह सवाल आता है। फिर से देखो, सिंगल स्टेप में तो एक ही स्टेप है, तो सर वही स्टेप रेट डिटरमाइन करेगा। हाँ, रिएक्शन एक बार में हो गया तो रेट उसी से डिटरमाइन करोगे आप। लेकिन जब मल्टीपल स्टेप्स हो रहा है ना, तब यहां पर नोट करेंगे कि यहां पर जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों, वैसे मैंने आपको SN1 में बता दिया है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या ये बुद्धि में जा रहा है? हम लोग उसको RDS बोलते हैं, RDS, स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे धीमे 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 धीमे, कार्तिक आर्यन वाला गाना है ना, धीमे धीमे जाएगा, वही स्टेप रेट डिटरमाइन करेगा। अच्छा, वो जनरली बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप होता है कि मेकिंग वाला स्टेप होता है? ब्रेकिंग, तोड़ने वाला, तोड़ने में एनर्जी लगती है, तुमको एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी देने खर्च करने वाला जो स्टेप है वो धीरे होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको लॉजिकली करो, इसको रट्टा मत मारो, रट्टा मत मारो, बहुत सिंपल है। जिन लोगों को इसका लॉजिक नहीं समझ में आया उनको बताता हूं। तुम 4 दोस्त हो, तुमने एक रेस में पार्ट लिया, A, B, C और D, 4 दोस्त हो, चारों दोस्तों ने रेस में पार्ट लिया। ये तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है, ये तुम्हारी फिनिश लाइन। तुम लोग दौड़ रहे हो रिले रेस। जब पूरी टीम पहुंचेगी वही तुम्हारे टीम का टाइम डिटरमाइन होगा। तुम्हारे केस में A, B और C, ये तीनों जो है ये 2 मिनट में यहां पहुंच गए। 2 मिनट में स्टार्ट टू एंड भाग के पहुंच गए। ये जो D था ये मेरे जैसा था, हट्टा कट्टा आलसी थोड़ा, ये आराम आराम से चल के जा रहा है, ये 10 मिनट बाद पहुंचा। तो बताओ तुम्हारी टीम का टाइम कितना है? दस मिनट। जब तुम्हारी पूरी टीम फिनिश लाइन पे पहुंची तभी तुम्हारा टाइम गिना जाएगा। तुम वहां जाके ये आर्ग्यू नहीं कर सकते ना, नहीं सर हमारे 4 में से 3 मेंबर 2 मिनट में पहुंच गए थे, तुमको डिस्क्वालीफाई कर देगा। बोलेगा भाई पूरी टीम इधर चाहिए, 10 मिनट के बाद आया ना तुम्हारा मेंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं तुम्हारे टीम के स्लोएस्ट मेंबर ने ही तुम्हारा टाइम डिसाइड किया? बोलो हाँ कि ना? हाँ बोलोगे हाँ, सही है, लॉजिकल। बस यही तो है यहाँ पे भी, जो सबसे स्लो है वही तो टाइम डिसाइड करेगा। जल्दी पहुंच गया वो जल्दी पहुंच के वेट कर रहा है, वो नहीं है डिसाइडर, राइट? ये डिसाइडर ओपी, वो आजकल तुम लोग क्या मीम क्या चलता है, राइडर ओपी, टिकटॉक वाली जनरेशन है ना, वैसे ये डिसाइडर है। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिसाइडर है, ठीक है? तो ये जो, बिकॉज ये स्लो स्टेप है बच्चों, तो ये स्लो स्टेप है और ये ही रेट डिटरमाइनिंग करेगा। बिकॉज जब आप केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हो तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लेके आओ, आपको उसका रेट जानना है। ऑब्वियसली यू आर क्यूरियस अबाउट फाइंडिंग आउट द रेट, एंड इफ दैट रिएक्शन इज हैपनिंग इन मल्टीपल स्टेप्स, देन वी नीड टू फोकस ऑन द स्लोएस्ट स्टेप ओनली. How will we know which is the slowest step? It is generally always the bond breaking step. Absolutely crystal clear. किसी को कोई सवाल? तो ये सारा हमने फंडा देख लिया कि भाई सिंपल रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। तो अब मॉलिक्यूलरिटी का और ऑर्डर का क्या रिलेशन है इन रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में, समझे? रिएक्शन में सर आपने एलिमेंट्री बता दिया और कॉम्प्लेक्स बता दिया, ओके। फिर रिएक्शन के फीचर्स में आपने ऑर्डर सिखा दिया, मॉलिक्यूलरिटी सिखा दिया, यस ठीक है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है वो समझते हैं, यस। चलो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री। नाउ, क्या ऐसा जरूरी है कि किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होनी चाहिए? ऐसा जरूरी है क्या? नॉट एट ऑल। अच्छा, कैन इट कोइंसिडेंटली बी द सेम? ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है, इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि हाँ, मतलब जनरली ऐसा माना जाता है कि हो सकता है, दे मे और मे नॉट बी द सेम। बट बच्चे क्या करते हैं बेवकूफ की तरह, ऑर्डर 1 तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1, ऑर्डर 2 मॉलिक्यूलरिटी भी 2, ऐसा लिख के आते हैं। अरे तो घोचू, जब मॉलिक्यूलरिटी 6 है तो क्या ऑर्डर 6 लिख के आएगा? नहीं ना,
तो ऐसा बेवकूफ़ी अपने को नहीं करना है, ठीक है ना बच्चों। तो जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगेन एग्जाम्पल कौन से याद करने, देखो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, NO2 इज स्प्लिटिंग इनटू NO, 2NO होना चाहिए, प्लीज उसका करेक्शन करिए बच्चों सब लोग। NO के नीचे ऐसा तिल लगा दो, थोड़ा सा काला टिक्का, उसको नजर ना लगे। NO2, गधों ने NO2 ही प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। आप बोलोगे ठीक है। NO2 के कितने मॉलिक्यूल ने पार्ट लिया? रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्ट लिया रिएक्शन में? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। वो तो देख के बता दिया। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, उनको मिला 2। कोइंसिडेंस कि ऑर्डर भी 2, मॉलिक्यूलरिटी भी 2। क्या ये बात समझा? ये एग्जांपल याद करके जाना पड़ेगा भाई। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन इन विच ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर 2। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, कई सारे एग्जांपल इस चैप्टर में से आपको लर्न करने पड़ेंगे बैठ के। एग्जांपल स्टार मार्क और एग्जांपल दिख जाए वहां पे एग्जांपल लर्न करना, लिख के प्रैक्टिस करना, लर्न करना, जैसे याद करना ओके। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। C2H5I इथाइल आयोडाइड गिव्स इथीन प्लस HI। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया था 11th में, है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे ये किससे होगा? अल्कोहलिक KOH से होता है ना। आपको हैलोजन डेरिवेटिव में तो भी कराया है मैंने। अल्काइल हैलाइड लिया, अल्कोहलिक KOH लिया, एल्कीन प्लस KI प्लस H2, है ना बच्चों। अच्छा, इसमें उन्होंने बोला कि भाई एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। देखो इथीन का कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है? 1। तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलरिटी 1। और इसका ऑर्डर उन्होंने निकाला, वो भी 1 निकला। अगेन ये कोइंसिडेंस है क्या? जरूरी है क्या ऐसा? अब देखो ये ना टेक्स्ट बुक वालों पे इसलिए मुझे गुस्सा आता है। उन्होंने 2 एग्जांपल दिए, दोनों में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम दिया, 2 2 1 1। तो एक एवरेज बच्चा या बेचारा कोई वीक बच्चा होगा, वो रट के जाएगा और वो यही मान के जाएगा ना कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, और फिर नीचे लिख रहे हैं मे और मे नॉट बी सेम। अरे तो एग्जांपल भी दो ना गधों। क्या इसके पहले हमने 3-4 एग्जांपल ऐसे लिख लिए? खास करके मैंने आपको अल्डिहाइड का वाला एग्जांपल दिखाया ना, जहां पे मॉलिक्यूलरिटी 1 थी पर ऑर्डर 1.5 निकला था बच्चों। क्या आप लोगों को समझ में आ गई बात? कोई टेंशन नहीं है? गुड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सारे एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, ठीक है, फालतू है। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बता दिया, ठीक है। मार्क कर लो, आगे बढ़ो। ये वाला डायरेक्ट MCQ में आता है। एग्जाम्पल NO2Cl gives 2NO2 plus Cl2। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। NO2 और Cl का बॉन्ड टूटा, ब्रेक हुआ, तो स्लो। उसमें उसका रेट कांस्टेंट क्या था? रेट कांस्टेंट था K1। कैन यू सी दैट? रेट कांस्टेंट था बच्चों K1, और ये सेकंड स्टेप में रेट कांस्टेंट था K2। सेकंड स्टेप में K2। तो हमारा जो पहला स्टेप है या दूसरा स्टेप, उसमें से हम लोग किसको मानेंगे? सिर्फ पहले स्टेप। तो हम लोग सेकंड स्टेप को डिस्कार्ड कर देंगे। रेट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पहले स्टेप को ही देखेंगे। और पहले स्टेप में रिएजेंट कौन था? रिएक्टेंट कौन था? NO2Cl। तो बस यहीं पे देखो, आपके रेट में सिर्फ NO2Cl दिख रहा है आपको, है कि नहीं? एकदम इजी ना। 10 ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। अब आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। रिएक्शन इंटरमीडिएट पे तो पूरी हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोथे पढ़े हुए हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। यहां पर क्या होता है, इंटरमीडिएट को रेट लॉ से कोई लेना देना नहीं है। बेस्ट पार्ट, बहुत अच्छा, राइट।
रिएक्शन इंटरमीडिएट का रेट लॉ से कोई लेना देना नहीं है, मार्क करो। द इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट अपीयर, कैन यू सी दैट, विल नॉट अपीयर इन द रेट लॉ, कोई लेना देना नहीं है भाई इंटरमीडिएट का। तो तुमको इंटरमीडिएट के बारे में सोचने की जरूरत है केमिकल काइनेटिक्स में, बिल्कुल छोड़ दो, रेट से उसका लेना देना नहीं। क्लियर बात। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट फंडा है यहां पे, ये वाला क्या, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। डिस्टिंग्विश, ये गारंटीड क्वेश्चन है आपके थियरी पेपर में, गारंटीड क्वेश्चंस में से एक है। इस पूरे चैप्टर में से अगर आपको एक चीज पढ़नी होगी तो आप ये पढ़ोगे, लाइक लिटरली, क्योंकि आएगा। सारी बातें बता चुका हूं तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, सिर्फ मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, हाँ। मॉलिक्यूलरिटी थियोरेटिकल है, हम देख के बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। ऑर्डर डिफाइन कैसे किया था, याद है, सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। यस। ऑर्डर कैसा है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन हो सकती है। आधा मॉलिक्यूल कैसा आएगा, नहीं आएगा। मॉलिक्यूलरिटी पूरी होगी ना, इंटीजर होगा, येस और नो, जीरो नहीं हो सकती, सीधी बात है। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बात, एकदम मस्त इजी। चलो, यहां तक हमारा हो गया फंडा ऑफ डिफरेंशियल रेट लॉ डन, ऑर्डर डन, मॉलिक्यूलरिटी डन। अब डिफरेंशियल खत्म हो गया तो अब आएगा इंटीग्रेटेड। डिफरेंशियल हो गया, आएगा क्या, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएगा बच्चों। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ और जो हमने पहले पढ़ा डिफरेंशिएट रेट लॉ, पहले इसमें थोड़ा सा फर्क समझते हैं। हमने डिफरेंशियल रेट, हमने शुरुआत कहां से की थी, वहां से देखते हैं। हमने शुरुआत की थी एवरेज रेट से, फिर इंस्टेंटेनियस रेट पे आए थे। तो एवरेज में मैंने क्या बोला था, सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल है आपके पास, बड़ा चेंज भी है और बड़ा टाइम का चेंज भी है। इंस्टेंटेनियस को मैंने क्या बोला था, एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये बोला था, है ना। फिर हम डिफरेंशियल पे आए तो कहां पे उसमें फर्क आया, दैट डिफरेंशियल सेड ओनली रिएक्टेंट्स को कंसीडर करो। डिफरेंशियल रेट लॉ में हमने बोला अच्छा, रेट इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू एक्स और वाई, करेक्ट ना। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है यार देखो कि यार तुम्हारा जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो वो ऐसे धड़ाक से नहीं बन जाते, बस ये रिएक्टेंट है और सब फूफ एवरीथिंग इज नाउ प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस ना। रिएक्टेंट 100% था, प्रोडक्ट 0 था, फिर ये 99.9 हुआ तो ये 0.1 हुआ, फिर ये 99 हुआ, ये 1 हुआ, फिर एक टाइम पे ये 50 हुआ, ये 50 है, फिर ये 1% है तो ये 99, फिर ये 0 हुआ, ये 100। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक मल्टीपल स्टेप्स में, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, इट्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस, इट्स अ सीरीज ऑफ मेनी चेंजेस। यस और नो, है ना बच्चों। हमने थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या सिमिलर, याद करो। हमने बोला था मैक्सिमम वर्क जब हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स में, तो इट इज नॉट एक्चुअली सिस्टम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज सिस्टम गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। याद है सबको, हमने क्या बोला था वहां पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और जब आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यानी मल्टीपल स्टेप्स में छोटे छोटे इसमें हो रहा है कोई चेंज, तो आपको उस पूरे चेंज को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है कि नहीं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच आप लोगों को समझना है।
मैंने आप लोगों को चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बताए थे बच्चों, जीरो, सूडो फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड बताए थे ना। जब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑर्डर के हिसाब से बदलते रहता है, ऑर्डर के हिसाब से बदल जाता है। यानी कि फर्स्ट लॉ का इक्वेशन अलग दिखेगा, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अलग दिखेगा, सेकेंड ऑर्डर का अलग दिखेगा, जीरो ऑर्डर का अलग दिखेगा। मतलब इफ आई आस्क यू, कैन आई हैव वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ऑल ऑर्डर्स? विल योर आंसर बी येस और नो? मेरा सवाल समझ में आया सब बच्चों को? मैंने क्या पूछा, क्या हर ऑर्डर के लिए, जीरो, फर्स्ट, सूडो फर्स्ट, सेकेंड, हर ऑर्डर के लिए क्या मैं एक ही अकेला ऐसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऐसा यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, हर एक के लिए मुझे अलग इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। अगेन इसको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करो। थर्मोडायनेमिक्स में हमने डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ का इक्वेशन पढ़ा था, है ना? क्या मैंने उसको आइसोथर्मल के लिए अलग, आइसोबारिक के लिए अलग, आइसोकोरिक के लिए अलग, एडियाबैटिक के लिए अलग लिखा था? याद है आप लोगों को? बस वैसा ही यहां पे भी फंडा है। हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, पर वो रिएक्शन के ऑर्डर के हिसाब से कंप्लीटली बदल जाता है। जीरो ऑर्डर के लिए अलग हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग हो जाता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट। स्टूडेंट को लगता है सर एक ही इक्वेशन हम लोग को कितनी बार लिखने का और कितनी बार पढ़ने का, क्योंकि वो अलग अलग वेरिएशंस में आता है ना, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोगों को फंडा समझ में आया? आई होप सो। मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन होगा रेट लॉ का, हमें उसको हर सिचुएशन में डिराइव करना है। जीरो ऑर्डर के लिए अलग डिराइव करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग डिराइव करना है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग डिराइव करना है। थैंकफुली आपके सिलेबस में आपको फर्स्ट ऑर्डर एक पूरा अच्छे से आना चाहिए, जीरो ऑर्डर का थोड़ा बहुत, सेकंड का, सूडो फर्स्ट का आपको कोई डिराइव करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको दो करने, जीरो ऑर्डर करेंगे अपन और फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना? उसमें से भी आपके सिलेबस में कुछ रिड्यूस पार्ट है, बट अपन सब करेंगे, अपन रिड्यूस वीडियोस नहीं देख रहे, ठीक है? चलो, तो हम लोग का फंडा क्या है कि भाई हमने डिफरेंशियल रेट लॉस को इंटीग्रेटेड रेट लॉस में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा भाई? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम निकाल पाएंगे कि क्या कॉन्सेंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की। तो यहां पर डेरिवेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे डिराइव करना है समझो। ये डेरिवेशन आप लाइन बाय लाइन मार्क करते जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि ये डेरिवेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ for a first order reaction, for a first order reaction। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है और ये 3 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट डेरिवेशन है। आप लोगों को मैंने W मैक्स एकदम डिटेल में कराया था, याद है ना? W मैक्स का हमने किया था, वैसा ही ये भी है, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन ये आता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है? चलो, तो एक एक लाइन जो मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपने लिखनी है आपके डेरिवेशन में। पहला फंडा क्या है उसका? कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग प्रोडक्ट, ए बिकम्स प्रोडक्ट। ए बिकम्स बी भी लिख सकते थे आप, बट प्रोडक्ट रेलिवेंट ही नहीं है ना, तो इसलिए ए बिकम्स प्रोडक्ट। क्लियर है? इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे देंगे, कैसे दिया जाएगा? रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब यहां से जरा समझना शुरू करो। अगर मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट बोलता, ए बिकमिंग बी का इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते आप? तो ये आपको सिखाया ना पिछले सेशन में, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर ए ऐसा दिया होता तो आप 1/a लिखते, करेक्ट है बच्चों? स्मॉल ए दिया रहता, पर क्या यहां पे स्मॉल ए दिया है? देख लो,
दिया है क्या स्मॉल ए? नहीं दिया है। हाँ, समझ में आगे, बुद्धि में चला गया सबके दिमाग में। हाँ, तो माइनस ए बाई डी टी, माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट था। आप बोलोगे ठीक है, तो रेट के दो डेफिनेशन लेके ना क्या किया उन्होंने, मिक्स कर दिया। पहला डेफिनेशन ये था रेट का इसमें कि भाई रेट इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी, और जो हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो तो बोलता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और फर्स्ट ऑर्डर है ये तो पहले ही डिफाइन कर दिया हमने, हम डिराइव ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे तो के रेस टू ए रेस टू 1, तो इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। क्या ये बात समझ में आई? और दोनों ही रेट है तो मैंने क्या बोल दिया, दोनों को इक्वेट कर दो। क्या ये बात समझी? तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए, और मैथ्स में डेरिवेटिव्स क्या बोलता है भाई, dx और x का टर्म तो तुम लोग एक साथ लेके आते हो ना, जब तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, एक पूरा चैप्टर है ना मैथ्स में सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल्स, उसमें क्या करते हो आप, सारे x के टर्म को एक बाजू लेके आओ, सारे y के टर्म को एक बाजू लेके आओ, है ना, dx बाई एक्स, dy बाई वाई, यही तो करते हो, और क्या करते हो? बस यहाँ पे भी वही करना है। मैथ्स वालों को तो ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा। देखो, तो आप बोलेंगे कि बच्चों आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर, सॉरी, ओके, आई मेड अ मेस, वेट, सॉरी, हाँ, ओके, सो हियर आप बोलेंगे कि ठीक है, हमें ये पार्ट समझ में आ गया, कौन सा, कि भाई माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। क्लियर है सबको, ये समझा? प्लीज पे अटेंशन टू द माइनस साइन, ना, प्लीज पे अटेंशन टू द माइनस साइन। अच्छा, तो वेर ए स्क्वायर ब्रैकेट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कोई भी एक रैंडम टाइम है, टाइम टी, उस पे ए की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो है। अब रीअरेंज करो तो डी ए बाई ए इज माइनस के डी टी, वही किया ना, डी एक्स बाई एक्स, ए के टर्म को एक बाजू लेके आया, डी ए बाई ए बिकम्स माइनस के डी टी। एवरीबडी यस? अब आप लिमिट्स लगाओ। अब आप बोलो सर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी भी आता है इसमें। हाँ, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी भी आता है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्या होता है, डी ए बाई ए, तो डी ए बाई ए माइनस के डी टी है, मेरे को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसा करना है जरा सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने रिएक्शन को शुरू किया था एट टाइम टी इक्वल टू 0, और मुझे रिएक्शन को खत्म करना है आके एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो मैं बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 टू टी, टाइम की मेरी लिमिट क्या हो गई, 0 से टी, 0 सेकेंड टू टी सेकेंड, टाइम की लिमिट हो गई। और मेरी कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट क्या हुई, जरा दिमाग लगाओ। शुरुआत में जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो है ए नॉट, नॉट मतलब एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल में जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 80। तो मेरे पास दो सेट ऑफ लिमिट्स आ गई ना, टाइम की लिमिट आ गई 0 टू टी, और कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट आ गई ए नॉट टू 80। एवरीबडी विद मी ऑन दिस सेंटेंस, अगेन लिसन केयरफुली। दो सेट ऑफ लिमिट्स, टाइम की लिमिट 0 टू टी स्मॉल टी, और कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट ए नॉट टू 80। तो उसी को सेंटेंस फॉर्म में यहां पे कैसा लिखा है, ए नॉट इज एट टाइम टी इक्वल टू 0, 80 इज एट टाइम टी इक्वल टू टी, टाइम टी। आप बोलेंगे यस, ओके, ग्रेट। नाउ दिस इक्वेशन दैट वी हैव इज इंटीग्रेटेड बिटवीन दीज पर्टिकुलर लिमिट्स। बहुत इजी। तो डी ए बाय ए को ए नॉट और 80 के बीच में इंटीग्रेट करना है तुमने। डी ए बाय ए को ए नॉट और 80 के बीच में इंटीग्रेट करना है। अब इसको, जिनको ये अभी भी नहीं समझा, उनको मैथ्स के टर्म्स में समझाता हूं। मैथ्स में तुमको ऐसे सिखाया जाएगा और ऐसे सिखाया गया होगा, आई एम श्योर। टी एक्स बाय एक्स, x1 एंड x2, लिमिट x1 एंड x2, dx बाय x को इंटीग्रेट करना है लिमिट x1 और x2 के बीच में। क्लियर है बच्चों? ऐसे करते हो आप? आई होप मैंने मैथ्स का इक्वेशन लिखने में कोई गड़बड़ ना की हो। अच्छा, ऑन द राइट साइड k कांस्टेंट क्या इंटीग्रल साइन के अंदर रहता है कि बाहर आ जाता है? कोई भी कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल साइन के
बाहर आ जाता है। अगर मैं तुमको ऐसे बोलता ना कि तुमको इंटीग्रेट करना है 5 dx/x, तो 5 तो प्योर नंबर है, तुम 5 को बाहर ले लेते थे, है कि नहीं? तो नंबर है ना। वैसे k कांस्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लोगे। तो यहां पर -k और टाइम, अभी dt मैंने वो बाजू लेके गया था, टाइम का वेरिएबल राइट साइड पे रखा था और कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएबल लेफ्ट साइड पे रखा था। टाइम को किसके बीच में इंटीग्रेट किया था? 0 to t के बीच में। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। पीसीएम वालों को तो इजीली समझते हैं, पीसीबी वालों को इसमें गड़बड़ होती है। ठीक है, मुझे पूछो। ओके, अब इंटीग्रेशन कर लिया, वी नो भाई इंटीग्रल ऑफ डी ए बाई ए इज ln ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए, या फिर आप log टू द बेस e ऑफ ए बोल दोगे, अगेन बिटवीन द लिमिट्स a नॉट एंड ए टी, और यहां पर क्या होगा? -k t 0 to t। लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट्स को सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे भाई? ए टी माइनस ए नॉट और -kt, ए टी माइनस ए नॉट। अगेन बहुत बच्चों को ये भी नहीं समझता कि भाई ln ऑफ x, x2 x1 क्या होगा? तो ln ऑफ x1 माइनस ln ऑफ x2 माइनस ln ऑफ x1, ऐसा होता है। जो ऊपर वाली वैल्यू उसमें से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करो, ठीक है? इसलिए यहां पर क्या लिखा है? ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस के टी वो है जो तुमको अपने एग्जाम्स में नहीं चाहिए होती है, मतलब आगे जाके के टी। और log m माइनस log n का फंडा लगा लो। log m माइनस log n क्या होता है बच्चों? log ऑफ m बाय n, ये होता है ना, ये log टू द बेस e है। हाँ, तो बस m बाय n, तो मैं इसको ए टी बाई ए नॉट कर दूं, ए टी बाई ए नॉट कर दिया। ए टी बाई ए नॉट है लेकिन विद नेगेटिव साइन है, मेरे को नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। नेगेटिव साइन को उल्टा करने के लिए फिर से देखो, क्या नेगेटिव लॉग ऑफ m, क्या मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव लॉग ऑफ 1 बाय m हो जाएगा? बोलोगे हाँ सर। तो मैं नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया? रेसिप्रोकल ले लिया। कुछ भी नहीं है इस डेरिवेशन में, इतना ईजी है यार। k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी। देखो ध्यान से, बहुत बच्चे इसमें बहुत गोची करके आते हैं, पता नहीं क्यों। यहां पर ए टी ऊपर ए नॉट नीचे था, फाइनल इक्वेशन में ए नॉट ऊपर ए टी नीचे आ गया। क्यों भाई? क्योंकि नेगेटिव साइन को एलिमिनेट किया। क्या ये बात समझ में आई? भेजे में गई? बोलो हाँ की ना। कन्वर्टिंग नेचुरल लॉग इनटू log 10 मल्टीप्लाई बाय 2.303 and this becomes your biggest most important equation of this entire bloody chapter। इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन क्या? k इज इक्वल टू 2.303 पाई टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट बाय ए टी। जैसे हम लोग हर बार सजाते हैं हमारे मेन इक्वेशंस को, इसको भी सजाएंगे। ताकि आप भी मार्किंग वैसी करो तो आपको याद रहेगा कि भाई ये पढ़ के जाना है, ये नहीं छोड़ना। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट बाई ए टी। हियर k क्या है? k क्या है? रेट कांस्टेंट। t क्या है? एनी गिवन टाइम t। ए नॉट क्या है? स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन। ए टी क्या है? बाद में जो टाइम t के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बची है वो। क्या ये बात समझ में आई? नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, इज आप देख रहे हो ए नॉट और ए टी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। पर ये जो सेम इक्वेशन है ना बच्चों, ये आपको मेजॉरिटी आपकी जो रेफरेंस बुक से या कोई और बुक, अगर आप एमसीक्यू वगैरह बुक पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो ना, उसमें और एक तरीके से दिया हुआ है। जरा वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ, नहीं तो आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं बोल रहा हूँ ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0, है ना, इसको इनिशियल बोलता हूं।
दूसरा है AT, तो इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। इसको फाइनल बोल दूं, मतलब जब भी whenever I choose to study the reaction, जरूरी नहीं कि पूरा रिएक्शन खत्म होने के बाद ही, मैं जिस टाइम पे पढ़ रहा हूं उस रिएक्शन को स्टडी कर रहा हूं वो आप बोलोगे ठीक है। इसको उन्होंने अलग तरीके से कैसे दिया देखना, इसको उन्होंने ऐसा भी दिया है, इसको स्मॉल a भी बोला, A0 की जगह पे क्या बोला, और आप ऐसा बोल सकते स्मॉल a, ठीक है। और AT को उन्होंने बोला a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब ये ना बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूं क्यों, समझो। अगर A0 और A सेम है और A माइनस एक्स और AT सेम है, हाउ आर यू गोइंग टू रीड इट? मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, समझ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम T, बोलो हाँ कि ना। कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग एट टाइम T। तो क्वेश्चन में वो ऐसे फ्रेम करेगा, देखो वो बोलेगा कि भाई पहले ना 2 मोलार सॉल्यूशन था, क्या था पहले 2 मोलार सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन थी, बरोबर है, एट द स्टार्ट। आफ्टर 30 मिनट्स 0.5 मोलार रह गई, 0.5 मोलार इज रिमेनिंग, 0.5 मोलार रिमेनिंग। क्या वो ऐसे भी बोल सकता था 1.5 मोलार स्पेंट या यूज्ड, बोलो हाँ कि ना। एक ही बात हुई ना बच्चों, 2 मोलार में से 0.5 बचा या 2 मोलार में से 1.5 खर्च हुआ, बात एक ही हुई, लेकिन वो आपको घुमाएगा, कंफ्यूज करेगा। वो बोलेगा भाई ये 1.5 मोलार खर्च हुआ, तो इसको वो लोग बोलते x, तो हुआ तो वही ना यार, 2 माइनस 1.5 हुआ वही 0.5। अगर वो ऐसा बोले ना कि दिस मच इज रिमेनिंग, तो आप A0 और AT यूज करना, और वो बोलेगा दिस मच इज यूज्ड अप, तो आप A और A माइनस एक्स वाला फॉर्म यूज करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझो फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम में से 2 स्टूडेंट को पकड़ा, दोनों को 100 रुपए दिए और बोले जाओ खर्च करके आओ। 1 घंटे बाद दोनों स्टूडेंट वापस आए, बोले एक पहला स्टूडेंट बोला सर मैंने ना 80 रुपीज खर्च किए, और दूसरा स्टूडेंट बोला सर मेरे पास 20 रुपीज बचे। कैन आई से बोथ आर सेइंग द सेम थिंग? हाँ सेम ही तो बोल रहे हो तुम लोग। एक ने बोला, एक ने इन टर्म्स ऑफ कितना स्पेंड किया वो बताया, एक ने इन टर्म्स ऑफ कितना रिमेनिंग है वो बताया। तो क्वेश्चन में आप क्या ध्यान से पढ़ेंगे कि उन्होंने इन टर्म्स ऑफ यूज्ड या इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग क्या दिया है, वैसे पढ़ेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है बच्चों। ये बताना जरूरी था, बिकॉज जो एंट्रेंस एग्जाम्स खास करके आपकी होती है ना, उसमें वो ऐसे देते हैं। तो इस इक्वेशन के फॉर्म को समझ लेना जरा, सॉरी गला थोड़ा बैठ गया। इक्वेशन के फॉर्म को समझ लेना, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log to the base 10 of A0 by AT, और k is equal to 2.303 by t log to the base 10 of A अपॉन A माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों चलता है, यस। अगर रिमेनिंग दिया रहेगा तो तुम क्या करोगे, A0 और AT, और अगर खर्च वाला रहेगा तो अच्छा, कोई लोग बोलेंगे सर अगर यूज भी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, मैं माइनस करके लिख लूंगा। अगर वो मेरे को बोलता है कि 70% इज यूज्ड, तो मैं A0 को 100 लिखूंगा और AT को 30% लिखूंगा, 30% लिखूंगा, एक ही बात है ना, क्योंकि वो 70% यूज मतलब 30% रिमेनिंग। बट फॉर्मेट समझ लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। बोथ आर द सेम थिंग, यस बच्चों। इसको हम लोग इंडेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते थे ना, ln ऑफ AT बाई A0 इज माइनस KT, ये तो वो आप वापस वही हो गया।
इसी को वापस लिख रहा है वो, देखो क्या मामू बना रहा है आपको, इसी को वापस लिख रहा है। देखो ln ऑफ AT बाय A नॉट इज माइनस KT। अगर मैं टेकिंग एंटीलॉग ले लूँ दोनों साइड पे तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा AT इज इक्वल टू A नॉट इंटू ई रेस टू माइनस KT, ई रेस टू माइनस KT। ये सब सीख के क्या फायदा, ये ऐसा देखो जो मैंने बताया ना, यही इक्वेशन फाइनल फॉर्म में ऐसे लेके आएगा वो। समझ में आया आपको, मैंने ऑलरेडी बता दिया A और A माइनस एक्स के फॉर्म में एक ही चीज है ना बच्चों। और इसका जब मैं ग्राफ करूंगा तो आप बता सकते हो ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में बच्चों क्या करूंगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सबको मालूम है ना लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आपने मैथ्स में पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ये सब पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस इक्वेशन को जब आप ग्राफ के फॉर्म में लिखोगे तो बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। तो x की जगह पे मैं t लिख दूं तो मेरा स्लोप कितना आ गया बता दो, 2.303 बाई टी, यानी कि 2.303 मेरा स्लोप है, बोलो हाँ कि ना। एंड लॉग ऑफ a बाय a माइनस एक्स मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट है। ठीक है बच्चों, इजी है। तो आपको जो इक्वेशन दिया है ना उसके हिसाब से वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन अगले सेशन में। इसके थोड़े से ग्राफ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे एंड विल डू द न्यूमेरिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन द ग्राफ एंड देयर कैलकुलेशंस आल्सो। ओके, I will stop here for this session.